हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इन्फिनिटी। कल हमने पार्ट 2 में देखा कि हम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, और हमने देखा कि आर यह एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू किस तरह निकाली सकती है और उसकी टोटल 3 वैल्यू है। आज हम उसी आर को रिप्लेस करने वाले हैं केबी से। केबी ये बोल्टेंजन कांस्टेंट ऑफ गैस है, मतलब केबी यह भी एक गैस कांस्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि आर और केबी में रिलेशन क्या है। तो मैंने यहाँ आपको बताया आर और केबी में रिलेशन क्या है। आर इज इक्वल टू एन ए इंटू के बी। अब हम जानते हैं कि के बी यह गैस कांस्टेंट है और एन ए क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, एन ए ये है एवोगाड्रोस नंबर। हमने जो फोर्थ लॉ देखा था एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैस, उन्हीं साइंटिस्ट ने यह नंबर निकाला है। तो ये नंबर क्या है? 6 पॉइंट, सॉरी गाइस, 6 पॉइंट, ये डैश यानी पॉइंट है, 0.022 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, तो हमें एवोगाड्रोस नंबर यह वैल्यू आपको याद रखनी है। आप 11th में है या फिर आप 10th 9th में, पर आप जब फर्दर स्टडीज़ के लिए साइंस में इंटरेस्टेड है और साइंस में जाएंगे तो ये वैल्यू आपको बड़ी काम की है, तो आपको इसे याद रखना है। 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गई हमारे एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू। और हमारा के बी जो गैस कॉन्स्टेंट है उसकी भी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मैं आपको जूल में बता रहा हूँ। जैसे हमने आर कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी कि अलग अलग अगर हम लीटर में लेंगे या फिर हम कैलोरीज में चेंज होती है, उसी तरह केबी की वैल्यू भी चेंज होती है। मैं आपको सिर्फ जूल की वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी गाइस, ये 1.38 इंटू 10⁻23। ओके, सो ये के बी की वैल्यू, आपको इसे भी याद रखना है। वैसे ये वैल्यू जूल के लिए मैं बता देता हूँ, और आप अगर कैलोरी में लीटर में करेंगे तो ये चेंज होगा। तो इस प्रकार हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। ओके गाइस, तो लेट्स मूव ऑन। आपको ये समझा? ओके, सो नाउ अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो ये है एटम, या आप इसे कंसिडर कर लिए मॉलिक्यूल, ये किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इसे कहा जाता है बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ, जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो गैस में ये बहुत कमज़ोर, ना के बराबर ही होती है। तो इसलिए ये रैंडम मोशन कर पाते हैं, ये किसी भी दिशा में घूमते हैं। यानी आप समझ लीजिए आप एक बॉक्स में हो और आप एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 जन है और आपकी आंखों पर पट्टी है और आपको भागने को बोला गया, तो आप किसी भी तरह रैंडम डायरेक्शन में भागोगे। तो इसलिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, गैस ऑलवेज इन अ रैंडम डायरेक्शन। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक एटम इस तरह जा रहा है, एक एटम इस जगह जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, इसे ही रैंडम डायरेक्शन कहा जाता है। ओके, तो आपने समझ लिया कि गैस का बिहेवियर कैसा है। ओके, तो अब दो बॉक्सेस देख रहे हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। सो आपको कंपेयर करना है। आप क्या देख रहे हैं? बॉक्स ए में मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, सही कहा। उनके बीच का डिस्टेंस छोटा है या डिस्टेंस भी कम है, वैसे ऐसे का डिस्टेंस कम है। और बॉक्स बी में क्या दिख रहा है? मॉलिक्यूल साइज एकदम छोटू चिंटू गोले से है, और उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, जो मैं इसको एरो के बता रहा हूँ। ओके, सो आपने कंपेयर कर लिया, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले उसके लिए आपको इन दो बॉक्सेस को इमेजिन कीजिए, याद रखिए। तो हमारे बॉक्स ए में मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है और डिस्टेंस कम है, और बॉक्स बी में मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है और डिस्टेंस ज़्यादा है। सो मूव ऑन। तो आज हम पहली कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मीन फ्री पाथ। अब आप सोच रहे होगे ये मीन फ्री पाथ कैसे? तो हमने पीछे देखा था, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। गैस का बिहेवियर है रैंडम मोशन, तो वो किसी भी तरह घूम सकता है। फिर आगे क्या देखा हमने? बॉक्सेस, इसमें उस गैस को रखा है, तो ये मॉलिक्यूल्स भी ऑफकोर्स रैंडम मोशन में होंगे, सही कहा ना? देन द मॉलिक्यूल अल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, अगर कोई भी चीज़ रैंडम मोशन में है तो वो उस सबसे टकराएगी, वहाँ जो बॉक्स के वॉल होगा उससे टकराएगी, मॉलिक्यूल से भी टकराएगी। सो देख हम आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑन
ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। तो जब वो टकराएंगे तो फोर्स, ऑफ कोर्स फोर्स है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में टकरा रही है तो फोर्स होना ही है। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो तो ये होती है कोलिजन। ये कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता। अब ये जब thus in between two successive collision the molecule move along a straight path with a constant velocity। ओके, अब ये सक्सेसिव टू कोलिजन क्या होता है? अब आप सब सोच रहे हो कि सक्सेसिव टू कोलिजन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, सो ये हमारा एक मॉलिक्यूल पहले जाके इस वॉल से टकराया, ये बॉक्स की वॉल है, ये टकराया, एक कोलिजन हुआ और वापस आके इस मॉलिक्यूल से टकराया। सो कोलिजन कितने बार हुआ? 1 2। ओके गाइस, तो 2 बार कोलिजन हुआ, तो इसे कहा जाता है, तो 2 टाइम सक्सेसिव कोलिजन हो गया। तो फिर वो एक स्ट्रेट पाथ पे होगा। ओके, जैसे दिख रहा है ये एक स्ट्रेट पाथ है, उसी तरह होगा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, इट कोएफिशिएंट एंड यूजफुल टू डिफाइन अ मीन फ्री पाथ। अब आप सब सोच रहे होगे ये मीन फ्री पाथ क्या हो गया? आपने देखा कि पहले ये मॉलिक्यूल गया वॉल के पास, ओके, फिर आ गया दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया। ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, ये जो अपने देख रहे हैं डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ना, उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ओके, आप समझ गए? ये इस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस उस मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया गया है उसे कहेंगे हम मीन फ्री पाथ। सो चलो अब देखते हैं कि मीन फ्री पाथ में कौन से कंपोनेंट और कौन सी कंडीशंस हैं। ओके, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन मीन फ्री पाथ, हमें 2 पॉइंट इसमें रिमेंबर रखने हैं, फिर आप इस कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। द साइज ऑफ अ पार्टिकल इन डायमीटर। अब ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल का खुद का हम सर्कुलर कंसिडर करेंगे तो एक डायमीटर होगा। ओके, तो उसी वजह से उसका एक साइज आएगा, और वो जो सक्सेसिव कोलिजन करेगा, मतलब ये जो सक्सेसिव कोलिजन होगा तो इसमें भी ये कुछ लेंथ ट्रैवल करेगा, एल लेंथ। ओके, तो इसको मैं डिस्टेंस में डी से बताऊंगा। ओके, सो मैं इसको, ये जो डिस्टेंस होगा उसको मैं डी से बताऊंगा। एंड द नेक्स्ट पास इज डेंसिटी। डेंसिटी, अब आप सोच रहे होंगे डेंसिटी टर्म इसमें किस तरह काम आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। पर आपको एक चीज़ और याद रखनी, ये जो बोथ द कंपोनेंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये अगर डायमीटर बढ़ता है तो भी मीन फ्री पाथ कम होगा, और डायमीटर घटेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। मीन फ्री पाथ बढ़ेगा मतलब उन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, मैं इस कंसेप्ट को आपको और अच्छे से क्लियर कराता हूँ इन डायग्राम। तो लेट्स सी, देखो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका साइज़ बड़ा है ऑफ कोर्स, तो डेंसिटी भी बड़ी होगी। ओके, और ये एक और बड़ा मॉलिक्यूल है और ये इस छोटे से एक कंटेनर में है। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ, मतलब डी कम हुआ, तो ऑफ कोर्स कोलिजन के बाद मीन फ्री पाथ जो डिस्टेंस चले वो भी कम होगा। सही कहा। और ऊपर से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसको मैं डी बताता हूँ। डेंसिटी ज़्यादा इसलिए साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीज हुआ। तो ये 2 टर्म आए हमारे पास, आपको आप समझ रहे हैं। देखो डेंसिटी बढ़ी, साइज बढ़ा यानी डायमीटर बढ़ा, तो मीन फ्री पाथ कम हुआ। ओके, अब हम देखते, अब ये छोटा हो गया, तो डेंसिटी कम हो गई, साइज भी बढ़ गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, और बॉक्स में जगह भी बन गई। ओके, क्योंकि साइज और डिस्टेंस कम हो गया तो मीन फ्री पाथ इंक्रीज हो गया। ओके गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो अब हम आगे जाते हैं। अब हम इससे एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले। अब ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन डी एन वी स्क्वायर साइन है 1/d²। डी स्क्वायर क्या है? जो डिस्टेंस है वो डी स्क्वायर है। तो अब सोचेंगे डी स्क्वायर क्यों लिया? ये मॉलिक्यूल, ये इसके साथ एक वॉल के साथ एक कोलिजन हुआ और इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हुआ। इधर एक डी, इधर एक डी, 2 डिस्टेंस ट्रैवल है, उसको हमने इनटू कर दिया, तो ये बन गया हमारा डी स्क्वायर।
ओके गाइज, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये डी स्क्वायर कहाँ से आया? ओके, डी स्क्वायर आ गया और एन अपॉन वी। अब आप सोच रहे, हमने डेंसिटी सोचा था, अब ये एन अपॉन वी क्या है? सो गाइज मैं आपको बताता, एन अपॉन वी ये है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ एन का काम कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड उसका मास और अपॉन वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी मिलेंगी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हमने उसको हटा दिया तो हमें मिलता है 1/√2। ये मिला हमारा, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो हमें कांस्टेंट मिलता है 1/√2, जो हमने इसमें दिखाया है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सॉरी गाइस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है मीन फ्री पाथ का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं आपको वापस से रिमाइंड कर देता हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप ऑफकोर्स कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसी तरह वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।